आदाब, नमस्कार। आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। जय महाराष्ट्र। आप देख रहे हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। जब भी इंतखाबात करीब आते हैं, मुल्क की सलामती खतरे में पड़ जाती है और एनआईए के छापे होते हैं। संजय राउत का बयान। मुंबई के चैंबूर इलाके में आज सुबह एक दुकान में लगी आग। 2 बच्चों समेत 7 लोगों की हुई मौत। पुलिस कर रही है जांच। पुणे के एक स्कूल में शर्ट इन न करने पर तालिब इल्म की बेरहमी से पिटाई। पुलिस ने मुतल्लिका उस्ताद को लिया हिरासत में। लातूर में एक सरकारी कॉलेज हॉस्टल में खाना खाने के बाद मुतादिद तालिबात हुई बीमार। मुतासरीन को अस्पताल में कराया गया भर्ती। और अब खबरें तफसील से। शिवसेना यूबीटी लीडर संजय राउत ने मालेगांव में सहाफियों से बात करते हुए कहा कि जब भी इंतखाबात करीब आते हैं, मुल्क की सलामती खतरे में पड़ जाती है। संजय राउत ने कहा कि एनआईए ने इंतखाबात के पेश नज़र महाराष्ट्र और दीगर रियासतों में छापे मारे हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन होते ही छापे खत्म हो जाएंगे। ये राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। एनआईए के छापे, फंडिंग है, टेरर है, तो इसको यानी इलेक्शन से पहले किया जाता है। यानी वो लोग मजाक कर रहे हैं या फिर मैंने कहा कि जब चुनाव आता है और चुनाव में हारने का डर पैदा होता है तो अचानक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा सामने आता है। हमने बार बार देखा। बाद में अचानक चुनाव के बाद मुद्दा गायब हो जाता है। क्या होता है, कहाँ जाते हैं ये छापे वाले। जालना, औरंगाबाद और मालेगांव से एनआईए और एटीएस ने दहशतगर्दी में मुलविस होने के शुबे में कई अफराद को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। ऑपरेशन में मुश्तबा अफराद को निशाना बनाया गया जो मुबैना तौर पर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस थे और जेईएम से राबित रखते थे। मुश्तबा नौजवानों से औरंगाबाद एटीएस ऑफिस में पूछताछ की गई। बाद में इन नौजवानों को रिहा कर दिया गया। मालेगांव शहर में एनआईए और एटीएस ने कल एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की। बाद में उस शख्स को दफ़ा 179 का नोटिस देकर रिहा कर दिया गया। उस शख्स का मोबाइल जब्त कर लिया गया और उसे 15 अक्टूबर को एनआईए के दफ्तर में हाजिर होने को कहा गया। कहा जा रहा है कि इस शख्स को इसलिए हिरासत में लिया गया क्योंकि उसके मोबाइल से बहुत सी फ़ोन कॉल्स पड़ोसी ममालिक से थीं और इन कॉल्स में कुछ मशकूक लोग थे। ज़राए ने इंकशाफ किया कि एनआईए पूरे महाराष्ट्र से इन लोगों पर कई महीनों से नज़र रखे हुए थी। मुंबई के चैंबूर इलाके में आज सुबह एक दुकान में आग लग गई जिसकी वजह से 2 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो गई। दुकान G+2 बिल्डिंग थी। आग इतनी भयानक थी कि दुकान और घर पूरी तरह जलकर खाकस्तर हो गए। मकामी लोगों ने बताया कि ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले एक बाप और बेटा आग लगने के बाद बहिफाजत बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन पहली और दूसरी मंजिल पर रहने वाले 7 अफराद धुएं में दम घुटने से फौत हो गए। मकामी लोगों ने बताया कि हमने बड़ी मुश्किल से उन्हें बाहर निकाला और अस्पताल मुंतकिल किया। तहम वो इलाज के दौरान अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस दौरान मकामी पुलिस भी वहां पहुंच गई और इसने एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। ये 9 लोग रहते थे यहाँ पे। जो जहाँ पे आग लगी वहाँ पे 2 लोग थे, बाप और बेटे। तो उनको आग का पता चला तो वो लोग बाहर आए, लेकिन जो ऊपर जो 7 लोग थे, एक फ्लोर पे 3 थे, एक फ्लोर पे 4 थे, तो उनको बाहर निकलने को नहीं हुआ।
इनके लिए जो हम लोग स्थानिक लोग हैं वहाँ से पीछे वाले जो ग्रिल है वो तोड़ा, उनका पतरा तोड़ के निकाला, लेकिन वो धुएं में पूरे फंस गए थे वो और आग में पूरे फंस गए थे। वही आग में उन लोग को बाहर निकाला, हॉस्पिटल लेके जाने तक उनका तबीयत ठीक था। करीब कितने बजे घटना हुई? ये बराबर 4:30 और 4 के आसपास हो गई, लेकिन उनको बाहर निकलते निकलते 5:30 हो गए। ज्यादा से 1 घंटे तक वो अंदर ही थे उन लोग जब आग निकली। मैं यहाँ के बाजू का ही रहवासी हूँ। कॉल मिला जिसमें ये G+2 जो घर था उसमें ग्राउंड फ्लोर पे एक शॉप था और ऊपर 2 मंजिला में उसी फैमिली के लोग रहते थे। तो इसमें 7 लोग इसमें झुलसे और उनकी डेथ हुई है और 2 लोग जो शॉप में सोए थे वो बाहर निकले हैं। तो जो फायर हुआ है उसके जो रीजंस है उसके बारे में हम फॉरेंसिक टीम और फायर ब्रिगेड के जो उनकी टेक्निकल टीम है उनसे हम इन्वेस्टिगेट करवा के एग्जैक्ट रीजन का पता करवाएंगे। नहीं, ये अभी नहीं बोल सकते। अभी तो हमारी टीम और फायर ब्रिगेड की टीम ये इसमें इन्वेस्टिगेट करेगी और उसके बाद में बोल सकते कि एग्जैक्ट क्या रीजन था। सो ये ग्रोसरी शॉप थी और भी क्या बातें अंदर रखी हुई थी इसके बारे में भी हम। शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय राउत ने वजीर आजम के महाराष्ट्र दौरे पर कहा कि नरेंद्र मोदी खौफजदा हैं, वो महाराष्ट्र में हारने जा रहे हैं, इसीलिए वो बार बार दौरे कर रहे हैं। संजय राउत ने नरेंद्र मोदी से अपील की कि जब तक महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात नहीं हो जाते वो दारुल हुकूमत दिल्ली को मुंबई मुंतकिल कर दें। उन्होंने कहा कि मोदी जितना महाराष्ट्र आएंगे उनकी सीटें उतनी ही कम होंगी। गए हैं, महाराष्ट्र हारने वाले हैं, लेकिन मैं तो उनका आह्वान करूंगा कि आप जब तक महाराष्ट्र की विधानसभा का चुनाव नहीं होता है तब तक दिल्ली जो राजधानी है मुंबई में शिफ्ट कर लीजिए। आपको बार बार आना जाना पड़ता है दिल्ली मुंबई। एक तो दिल्ली में बैठकर ही कुछ काम करते नहीं, राजधानी में घूमते रहते विदेश में, इधर उधर इधर उधर। तो मुंबई में या पुणे में राजधानी दिल्ली की जो है शिफ्ट कर लीजिए। मोदी जितने महाराष्ट्र में आएंगे उतनी उनकी सीटें कम हो रही है। संजय राउत ने मीडिया नुमाइंदों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मोदी जी को गुजरात के मनशियात के बारे में बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 3 लाख करोड़ रुपए की मुल्क की सबसे बड़ी मनशियात गुजरात में गौतम अडानी का बंदरगाह पर बरामद हुई है। संजय राउत ने कहा कि नरेंद्र मोदी को मुल्क को ये बताना चाहिए। गुजरात के ड्रग्स के बारे में मोदी जी ने बोलना चाहिए। देश का सबसे बड़ा ड्रग्स की जो खेप है 3 लाख करोड़, ये गौतम अडानी का जो मुंद्रा पोर्ट है उनके ऊपर उतरे है ना। कहाँ से आया, कौन जिम्मेदार है, मालिक कौन है, उसके पहले कितना उतरा, कहाँ तक गया, पैसा कहाँ गया, उसके ऊपर किस पार्टी ने चुनाव लड़ा, ये नरेंद्र मोदी जी ने देश को बताना चाहिए। मुंबई के मलाड इलाके में फ्लाईओवर के इफ्तिताह का क्रेडिट लेने के लिए बीजेपी और कांग्रेस कारकुन आमने सामने आ गए। मटचौकी के इलाके में फ्लाईओवर और एक बीएमसी स्कूल का क्रेडिट लेने के लिए दोनों आमने सामने आ गए। इस दौरान पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया। मलाड के बीएमसी स्कूल का मरकजी वजीर पीयूष गोयल के हाथों इफ्तिताह होना है, लेकिन मकामी कांग्रेस एमएलए असलम शेख का दावा है कि ये स्कूल उनकी कोशिशों से बनाया गया है और ये उनका ताउन है कि उनसे ये हक छीना जा रहा है। रुकने पार्लियामेंट सुप्रिया सोले पुणे की ट्रैफिक में फंस गईं और उन्हें 2 घंटे तक गाड़ी में बैठना पड़ा। तब रमीज सैयद नामी शख्स ने उन्हें अपनी मोटरसाइकिल पर लिफ्ट दी। इस दौरान सुप्रिया सोले ने एक वीडियो बनाते हुए पुणे के ट्रैफिक पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने इंतजामिया से ट्रैफिक निज़ाम को ठीक करने का मुतालबा किया। कार मी गेले 1.5 तास पुण्याच्या ट्रॅफिकमध्ये अडकले। शेवटी यांची मदत घेतली आहे मी। तुमचं नाव सांगा? रमेश सय्यदची मी मदत घेतली आहे आणि मी बाईकवरनं आता माझ्या पुढच्या मीटिंगला चालली आहे। रमेश, थँक्यू व्हेरी मच। वेलकम। आणि तुम्ही बघताय पुण्याला एवढा ट्रॅफिक आहे, बापरे। 1.5 तास मी गाडीत आहे। आता इथे आल्यावर थोडासा हलतोय ट्रॅफिक। अतिशय माझी प्रशासनाला विनंती आहे की तुम्ही प्लीज पुण्याच्या ट्रॅफिकचं काहीतरी करा। तासनतास आम्ही सगळेच नागरिक त्याच्यात अडकले असतो, त्यामुळे प्लीज काहीतरी मार्ग काढा। पेट्रोल डिझेलही वाया जातं, वेळही वाया जाते। आणि
एनसीपी एससीपी के लीडर राजेश टोपे ने वक्फ तरमीमी बिल पर अपना रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी तकसीम की सियासत करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को ऐसी ऊंची सियासत नहीं करनी चाहिए। I think this absolutely this Awqaf board they want to come up with a bill which is very disappointing for Muslim people, and I think the division within in the caste and religion is the real strategy for BJP. And so this type of actually bad games BJP should not play, because we believe in dharma nirapekshata. That is the main I think the secularism that is the main pillar of our constitution, and that should be followed. बीजेपी लीडर शाहना इंसी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कहा कि हुकूमत ने दूरंदेशी के साथ ये फैसला किया है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि बेहतर मुस्तकबिल के लिए है। शाहना इंसी ने कहा कि अलग अलग इंतखाबात कराने में बहुत से चैलेंजेस रहते हैं। कोविंद जी ने बिल्कुल सही कहा कि आज हमें सोचना है वर्तमान के ऊपर, और वो वर्तमान के लिए भविष्य में सोचना बहुत जरूरी है। वन नेशन वन इलेक्शन एक सोच विचार नहीं है, एक उज्जवल भविष्य के लिए है। आप दो उदाहरण लीजिए, राजस्थान के इलेक्शंस होते हैं नवंबर में, 6 महीने में होता है लोकसभा इलेक्शन। महाराष्ट्र की बात करें तो 2024 के लोकसभा इलेक्शन के 6 महीने बाद आपने देखा कि वापस इलेक्शन। आप युवा से बात करें तो वो आपको बताएंगे कि हाई लेवल कमेटी के जो चैलेंजेस हैं सरकार के तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, टैक्स पेयर्स के पैसे से, इससे एक चीज स्पष्ट है कि आप वन नेशन वन इलेक्शन करें तो बहुत ही पैसा भी बचत होगी और प्रजातंत्र लोकतंत्र में काम ज्यादा होगा, बोलवचन कम। पुणे के एक स्कूल में ज़ेरे तालीम तालिब इल्म ने अपनी यूनिफॉर्म की शर्ट इन नहीं की थी, यानी पैंट के अंदर नहीं की थी। इस वजह से एक टीचर ने तालिब इल्म को बेदर्दी से मारा था, जिसके बाद मुतासरा तालिब इल्म के अहल खाना की शिकायत पर पुलिस ने मुतल्लिका उस्ताद के खिलाफ FIR दर्ज करते हुए उसे हिरासत में ले लिया। वाज़ेह के 27 सितंबर को पेश आया इस वाक़े में उस्ताद की मारपीट से तालिब इल्म के नाक और कान से खून निकला था। बाद में तालिब इल्म को अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि तालिब इल्म का कान मुतासिर हुआ है। यह बुरा वाक़या CCTV में कैद हो गया। पुलिस ने फुटेज हासिल कर लिया। बरहम अफराद ने पुलिस की मौजूदगी में मुतल्लिका टीचर को ज़दोकोब करते हुए अपना गुस्सा निकालने की कोशिश की। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले यती नरसिंहानंद की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए जलगांव एकता संगठन और अहले सुन्नत वल जमात ने एहतजाज किया। एकता संगठन के फारूक शेख और अहले सुन्नत जमात के अयाज अली की क़यादत में एक वफ्द ने ज़िला पुलिस सुपरिटेंडेंट को शिकायत दरख्वास्त दी और मुतालबा किया कि ज़िले भर में किसी भी एक पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया जाए। इन अफराद ने कहा कि अगर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो सिलसिलावार भूख हड़ताल की जाएगी। मीडिया के माध्यम से जितने गुस्ताखे रसूल हैं उनको चेतावनी देते हुए स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हम मुसलमान भूख प्यास के साथ, हर तकलीफ के साथ, गरीबी के साथ और हर जुल्म के साथ जिंदगी गुजारना बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आँच आए अब ये मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत हो चुका है। हमारी जानों पर हमला किया, हम खामोश रहे। हमारे माल पर हमला किया, हम खामोश रहे। हमारी दुकानों को बुलडोज किया गया, हम खामोश रहे। हमारे घरों को डेमोलिश किया गया, हम खामोश रहे। नबी के खिलाफ भोंकना बंद कर दो। हम आप तमाम लोगों के माध्यम से हुकूमत को ये पैगाम देना चाहते हैं कि स्टेज हमारे पास भी होते हैं, माइक हमारे पास भी होता है। हजरत ने अभी कहा कि आपने किसी मुस्लिम धर्मगुरु की ज़बानी ये नहीं सुना होगा कि फला ने ये कहा या फला ने ये कहा। ये हमारा काम ही नहीं है, मगर जब हमें कोई छेड़ता है तो हमारा ये काम है कि हम रोडों पर उसके खिलाफ उतरते हैं।
जमीयत उलमा हिंद अरशद मदनी ग्रुप के महाराष्ट्र रियासती सदर के ओहदे के लिए इंतखाबी इजलास मुहिम के मुंबई के हज हाउस में मुनक़िद हुआ। मौलाना हलीमुल्लाह कासमी और MIM के रुकन असम्बली मुफ्ती इस्माइल दोनों रियासती सदर के ओहदे के लिए उम्मीदवार थे, लेकिन मुफ्ती सैयद मासूम साकिब जो कि इस इंतखाबी अमल में मरकज़ी मुशाहिद के तौर पर मौजूद थे, ने मुफ्ती इस्माइल के नाम को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया कि मुफ्ती इस्माइल एक सियासी ग्रुप से वाबस्ता हैं, इसलिए उन्हें सदर की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। जिसके बाद मुफ्ती इस्माइल के हामियों ने जलसे में हंगामा शुरू कर दिया। मुफ्ती इस्माइल ने महाराष्ट्र जमीयत पर फंड्स के गबन का इल्ज़ाम भी लगाया। इस इंतखाब में मजलिस मुंतज़िमा के अरकान ने मौलाना हलीमुल्लाह कासमी को मुत्तफ़क़ा तौर पर महाराष्ट्र का रियासती सदर मुंतखब किया है। और हमारी जमात पर इल्जाम लगाया गया, रियासत जाने दीजिए, मुंतज़िमा जाने दीजिए, मैं वर्किंग कमेटी का मेंबर हूँ, हमें भी मुतमईन नहीं किया गया, हमसे भी छुपाया गया। हमने बार बार तकाजे पर एक मरतबा वर्किंग कमेटी में बात रखी, गोल गोल जवाब दिया। मालियात के सिलसिले में अगर मौलाना हलीमुल्लाह साहब के मुताबिक इस तरह की बात है तो मैं मौलाना मुफ्ती मासूम साकिब साहब से ये कहना चाहता हूँ कि दस्तूर में ये बात है के ऊपर मालियात के ताल्लुक से इल्जाम है तो जब तक उसका तस्किया ना हो जाए उसे जमात का कोई ओहदा नहीं दिया जा सकता। और ये मेरी जिम्मेदारी की मैंने पूरी की। ये जमीयत उलमा को सियासी जमात में तब्दील करने की एक मुनज़्ज़म कोशिश है कि नहीं है? इसीलिए जब ये हालात वक्त लेकर हज़रत जानशीन शेखुल इस्लाम के पास गए थे और कहा था कि हलीमुल्लाह को हटाओ, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, नाम लो हलीमुल्लाह को हटाओ, ऐसा है ऐसा है। हजरत ने पूछा चलो हलीमुल्लाह को हटा देंगे, लेकिन नाम पेश करो। पहला नाम मुफ्ती इस्माइल साहब का पेश किया गया। हजरत जानशीन शेखुल इस्लाम ने उनकी मौजूदगी में वक्त के मिंबरान के सामने ये कहा कि ये सियासी आदमी है, मैं जमीयत उलमा इनके हाथ में नहीं दे सकता। ये जानशीन शेखुल इस्लाम की बात थी। जमात इस्लामी हिंद शोबे ख़वातीन की मुल्कगीर मुहिम बउनवान अखलाकी महासिन आज़ादी के ज़ामिन के तहत सिटी लॉन्स उर्दू हाई स्कूल जालना में एक इज्तिमा मुनक़्क़िद किया गया। जमात इस्लामी के मरकज़ी ज़िम्मेदारान अतिया सिद्दीक़ा मुबशरा फिरदौस ने इस इज्तिमा में शिरकत की। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने कहा कि हम सब को मिलकर एक ऐसे पाकीज़ा समाज की तामीर करना चाहिए जहाँ बेलगाम आरजुओं की बजाय अखलाकियात को क़ुव्वत के तौर पर देखा जाए। इस इज्तिमा के दौरान तकरीरी व तहरीरी इस्लामी क्विज़ मुकाबलों के फ़ातिहीन में इनामात तकसीम किए गए। और इस मुहिम में इसका उन्वान था अखलाकी महासिन आज़ादी के ज़ामिन, मतलब मोरालिटी इज़ फ्रीडम। ये असल में इस बात की अलामत थी कि हम लोग ये कहना चाहते थे कि आज़ादी हर शोबे में अच्छी चीज़ है, आज़ादी को होना चाहिए, लेकिन सेक्सुअल आज़ादी जो बना दी है, मगरिब ने एक आवाज़ दे दी है कि इंसान आज़ाद है, आज़ाद मादर पिदर, आज़ाद माशरे का एक तस्वुर कि एक इंसान चाहे जैसा चाहे अपने बॉडी को इस्तेमाल कर सकता है। कोई आप स्पाउस में यानी कि मियाँ बीवी में कोई वफ़ा नहीं, कोई वफ़ादारी नहीं, एक दूसरे से ताल्लुक़ जोड़ सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हों या फिर LGBTQ हो या फिर लड़कियों और लड़कों का जो है आपस में आज़ादाना मिलना है। ये सारी चीज़ें इंतहाई बेहयाई है, ये आज़ादी नहीं है। और ये जो माशरा अखलाकियात की सतह खो देता है तो वो बेहयाई के हवाले हो जाता है और उनके ख़ानदानी निज़ाम बिखर जाता है, फिर उनके बच्चों का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। तो ये अखलाक मोरालिटी इज़ फ्रीडम एक वर्ल्ड वाइड स्लोगन है कि जो इस्लामी दुनिया के लोगों ने दिया है। तो इसी को बाकी रखते हुए ये कहा कि हमारे हिंदुस्तानी माशरे में भी जो सोशल मीडिया की वजह से बुराइयाँ फैली हैं, इस बुराइयों से हम आगाह करें अपने अवाम को और बताएं कि अपने बच्चों। लातूर शहर में अपने हॉस्टल में रात का खाना खाने के बाद एक सरकारी कॉलेज की तकरीबन 50 तालिबात को अस्पताल में दाखिल कराया गया।
पुलिस के मुताबिक ये मुश्तबा फूड पॉइजनिंग का मामला है। अहदेदारों ने बताया कि पूर्णिमल लाहौती गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के हॉस्टल में रात का खाना खाने के कुछ देर बाद कई तलबा ने मतली महसूस की और उन्हें क़ै होने लगी। मुतासरा तालिबात को फौरी तौर पर एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक तकरीबन 50 तालिबात को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया, जिनमें से चंद तालिबात को डिस्चार्ज कर दिया गया और कई तालिबात अभी भी ज़र इलाज है। पूरनमल लाहौटी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के लेडीज हॉस्टल में 7:30 से 8 बजे के बीच वहाँ के जो लड़कियां हैं उन्होंने खाना खाया था। तुरंत 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद कुछ लोगों को वोमिटिंग और कुछ कंप्लेन आई थी, लेकिन वहाँ पे जो डॉक्टर ने देखा है उन्होंने तुरंत हमारे पास विलासराव देशमुख गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सभी पेशेंट्स को भेजा है। उनका चेकअप चालू है। हमारा जो मेडिसिन डिपार्टमेंट है वो पूरी तरह से जांच में लगा हुआ है। नांदेड़ जिले के देगलूर में कांग्रेस पार्टी का एक इजलास मुनक्किद हुआ। नांदेड़ जिला सदर हेमंत मुगरेकर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि नांदेड़ पार्लिमानी ज़मीनी इंतखाब में वसंत राव चौहान के लड़के रविंद्र पाटिल चौहान को भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे और नांदेड़ के सभी असेंबली हलकों से महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएंगे। इस मौके पर देगलूर शहर में कांग्रेस सीनियर लीडरान को मुख्तलिफ ओहदों पर फयाज किया गया। शरीफ मामू को नांदेड़ जिला नायब सदर का ओहदा दिया गया है। सबसे पहले मैं कांग्रेस कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ जो पिछले 6 दिनों पहले हमारे मोहल्ला अम्मा ने बोल के फादर साहब की मौजूदगी में मेरा और हमारा भांजा बालाजी खड़के का जो कांग्रेस पार्टी ने हमसे जिम्मेदारी ली, इंशाअल्लाह वो जिम्मेदारी पूरी। नांदेड़ जनूब असेंबली हल्के से वंचित बहुजन अघाड़ी के नामजद उम्मीदवार फारूक अहमद के मरकजी तशहीरी दफ्तर का इफ्तिताह किया गया। पार्टी के कौमी सदर एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर की अहलिया अंजलि अम्बेडकर ने दफ्तर का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में पार्टी के कई सरकर्दा रहनुमा और कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थीं। तकरीब के दौरान कायदीन ने आने वाले असेंबली इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए कारकुनान को मुतहरिक होने और भरपूर मेहनत करने की अपील की। आज फारूक अहमद साहब के निवडणूक प्रचार कार्यालय का उद्घाटन था और पहले जो वंचित बहुजन आघाड़ी ने पहली 11 लोगों की जो उम्मीदवारी डिक्लेयर की है उसमें एक फारूक भाई का नाम है। आप सब फारूक भाई को जानते हैं। फारूक भाई मजलूमों की वंचितों की एक बुलंद आवाज है जो कायम हमेशा टीवी के चर्चा हो या फेसबुक पे हो या जाहिर सभा में हो, वो वंचितों की और मजलूमों के। नांदेड़ समृद्धि हाईवे पर अपनी जमीन खोने वाले किसानों ने जालना में सब डिविजनल अफसर के दफ्तर के सामने भीख मांग कर एहतजाज किया। हुकूमत की तरफ से जमीन का कम मुआवजा मिलने की वजह से किसान बरहम है। इस हाईवे पर किसानों की लाखों मालियत की अराजी का नुकसान हुआ, लेकिन हुकूमत किसानों को ज़मीन का कम मुआवजा दे रही है, जिसकी वजह से किसानों ने मुश्तइल होकर सब डिविजनल अफसर के दफ्तर के सामने भीख मांग कर एहतजाज किया और भीख में जमा की गई रकम इंतजामी अफसर के हवाले कर दी। आज हमने जो 2021 को अधिसूचना जालना नांदेड़ महामार्ग के विभाग से निकली है, वो रोड की अधिसूचना ये आज के दिन में हमें लगता है कि वो काला दिन हम शेतकरी के लिए है, क्योंकि हमारी जो ज़मीन है वो बहुत कम दाम से शासन लेने की मंशा रख रहा है, क्योंकि जो हमारी जो ज़मीन है जालना ज़िले के अंदर की। जय महाराष्ट्र में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।